नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिनाव स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें आपको क्या खास होगा आज के शो में। कमोडिटी मार्केट आज फोकस में है क्योंकि वहां पर मचा है कोहराम। कच्चे तेल के दाम में गिरावट है, सोना चांदी भी टूट रहा है और कॉपर भी कमजोर है। क्या है पूरा स्टेटस बताएंगे शो में आगे। रुपया लगातार कमजोरी का नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, धीरे धीरे 80 के पास खिसकता जा रहा है। क्या होगा इसका असर आप पर, बताएंगे शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार आज थोड़ा संभलने में कामयाब रहे। हालांकि ये चौथा कारोबारी दिन था जब बाजार लाल निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ 15,939 पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स हमने 98 और बैंक निफ्टी में 177 अंकों की गिरावट देखी। तेल, गैस और फार्मा स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। सरकारी, बैंक, मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखी। दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, ये पूरा एनालिसिस लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में थोड़ी सी गैप डाउन के साथ आपने ओपनिंग की थी, माइनर गैप डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल क्यूज। लेकिन जब आप दिन भर में आपने देखा 120 ऑड पॉइंट्स की आप एक रेंज देख रहे थे जिसके बीच में ही सारा दिन कारोबार हुआ। इसमें जो बड़ी लीडरशिप निकल कर आई, आप बोलेंगे जहाँ स्ट्रेंथ जिस सेक्टर में देखी वो था फार्मा स्पेस। क्लियरली जब लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, एफएनओ, सब स्पेसेस में आपको फार्मा स्टॉक्स आप इजीली स्पॉट कर पाते कि थोड़ा बाजार आज डिफेंसिव जरूर था। और आप लास्ट में निफ्टी के गेनर्स भी देखें तो उसमें आपको पहले 5 काउंटर्स में फार्मा काउंटर्स में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही हॉस्पिटल काउंटर लाइक अपोलो हॉस्पिटल। तो बाजार में थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच की या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखा। हालांकि 15,900 के ऊपर हम बंद हुए हैं। बैंक्स थोड़े से आज वीक थे, ड्रैगर्स ही थे और आईटी भी ड्रैगर्स थे। काउंटर्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, लार्ज कैप प्राइवेट स्पेस बैंक हो, वहाँ पर आपको प्रेशर बना बाजार में। मिड कैप काउंटर्स भी देखें, मिड कैप पीएसयू वो थोड़ा रनअप दिखा चुके थे पीछे के दिन में, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आईटी तो क्लियरली रिजल्ट्स के बाद से संभल ही नहीं रहा है। माइंट्री के नंबर्स के बाद आपने देखा कि सारे आईटी पैक्स पर आपको प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स में भी आप कुछ काउंटर्स देखे तो वहाँ पर भी न्यूज़ बेस्ड एक्शन था। वरुण बेवरेजेस अच्छी कमेंट्री कल आई थी, पेप्सिको की वो सप्लायर हैं तो अच्छा रनअप रहा आज, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी। कनाडा बैंक के भी मैंने चर्चा की, मणप्पुरम फाइनेंस, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और न्यूज़ का जो इम्पैक्ट जिन काउंटर्स पे क्लियरली देखने को मिला वो था हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड अनाउंस हुआ, भारत फोर्ज वहाँ एक रिपोर्ट आई। और आप ब्रेंट को देखेंगे तो लास्ट 15 आवर में जिस तरह की मूव्स देखने को मिली, लगभग 97 के आसपास तक स्लिप हुआ ब्रेंट क्रूड, जिसके चलते हमने देखा कि भारतीय बाजार में रिकवरी आई। ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में एचपीसीएल के आप मूव देखें क्योंकि वहां पर प्राइस थोड़े कूल ऑफ हुए, वैट घटा। रिलायंस ने बाजार को ना नीचे खींचा लेकिन स्पाइक जरूर आया क्योंकि 15 जुलाई कल एक कैबिनेट गवर्नमेंट कंसिडर करेगी इसे लो डाउन करना, जो भी विंडफॉल गेन टैक्स की बात की जा रही है और समीक्षा की बात उन्होंने पहले ही क्लियरली की थी। तो उसके चलते एक बाजार में स्पाइक आ। रिलायंस, ऑयल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी काउंटर्स में वहाँ थोड़ा मोमेंटम रहा आज के दिन। बिल्कुल, तो बाजार निचले स्तरों से कुछ रिकवर जरूर हुआ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज देखने को मिला। लेकिन ये जो रिकवरी है, क्या ये कल के ट्रेडिंग सेशन में जारी रह पाएगी? देवांग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे खास मेहमान। देवांग, बहुत बहुत स्वागत आपका। 15,900 के ऊपर क्लोजिंग हो तो पाई क्योंकि शुरुआत में दबाव दिख रहा था बाजार पर, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी कुछ जरूर देखने को मिली, करीब 100 पॉइंट्स के आसपास तक की निफ्टी में। क्या व्यू बन रहा है, आपको लगता है ये रिकवरी कल जारी रह पाएगी? ओवरऑल निफ्टी की हम बात देखने मिला आज हमें। अभी भी ट्रेंड इतना नेगेटिव नहीं है जब तक 15,750 के लेवल्स ब्रेक नहीं करते। तो एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए 15,750, 15,780। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 16,050, 16,100 का एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने मिल सकता है आने वाले सेशन में। बन रहा है इस समय देवांग, वहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा देखने को मिली, आज करीब 0.5% नीचे था। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स हमने देखा कि वो 1/4% ही कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन सरकारी बैंकों में दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर क्या कॉल बन रहा है? और बैंक निफ्टी की ओवर
भी एक अपने एक सपोर्ट जोन के पास है। अगर हम देखें कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है, तो जब तक ये 34,500 के एक लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें अग्रेसिव सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। 34,500 एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, 35,100 का एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। ये तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके सामने। आज कमोडिटी मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन हमने होते हुए देखा। गिरावट देखने को मिल रही थी सोने चांदी में, वो काफ़ी बढ़ी। क्रूड काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, हमारे बाज़ारों में। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब विश्वमोहन, क्या वजह है सबसे पीछे? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इतनी ज़्यादा करेक्शन हम दुनिया भर में सारी कमोडिटीज़ में देख रहे हैं। देखिए, कमोडिटी मार्केट में चौतरफा आज बिकवाली दिख रही है और सबसे ज़्यादा जो बिकवाली है वो बुलियन, मेटल और एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है। ब्रेंट क्रूड करीब करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। $97 के आसपास यहाँ पर आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। WTI क्रूड $93 के आसपास आ चुका है। और जिस तरह से चीन से इंपोर्ट कम हो गए हैं, 2018 के जून के बाद सबसे ज़्यादा कम इंपोर्ट जून महीने में चीन में हुआ है, यानी 4 साल के निचले स्तर पर चीन का क्रूड का इंपोर्ट है। ग्लोबल मंदी की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। गोल्ड और सिल्वर करें, यहाँ भी काफ़ी बिकवाली है। 1.5% के आसपास गोल्ड टूटा हुआ है। चांदी में करीब करीब 2% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट दिख रही है। मेटल में सबसे ज़्यादा गिरावट है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ग्लोबल डिमांड आने वाले समय में कम रह सकती है। और सबसे बड़ी वजह जो कमोडिटी कीमतों में गिरावट की लग रही है वो है ग्लोबल मंदी को लेकर। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और 26-27 जुलाई को US फेड की जब बैठक होगी और ताज़ा जो जून के महंगाई के आंकड़े हैं, उस आंकड़े के बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 0.25 से 1% तक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक बड़ा फैक्टर होगा, उससे डॉलर मजबूत होगा, सेफ हेवन बाइंग डॉलर की आएगी, बाकी कमोडिटी पर यहाँ पर दबाव बनेगा। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जहाँ हम बहुत सारे ऐसे कमोडिटी है जिसमें इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए सही नहीं है। तो इस वजह से कमोडिटी कीमतों में लगातार गिरावट दिख रही है। और जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, लग रहा है आने वाले समय में भी कमोडिटी की कीमतें और नीचे आ सकती हैं। तो कमोडिटी पर तो ग्लोबल चिंताएं हावी हो ही रही हैं विश्वमोहन, लेकिन क्या रुपए में भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स का ही असर दिख रहा है? लगातार चौथे दिन हमने देखा कि आज रिकॉर्ड कमजोरी देखने को मिली है, वहां क्या वजह है? देखिए, अगर US में अगर महंगाई बढ़ती है तो डेफिनेटली ब्याज दरें सेंट्रल बैंक बढ़ाएंगे और ब्याज दरें बढ़ेंगी यानी लिक्विडिटी सिस्टम से वो निकालेंगे, तो उसका सीधा फायदा डॉलर को होगा, डॉलर मजबूत होगा। एक तो ब्याज दरें बढ़ने की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है। दूसरी, अगर ग्लोबल ग्रोथ की चिंता होती है तो आजकल सेफ हेवन के तौर पर डॉलर की डिमांड बनती है। तो कैश में डॉलर की कमी है, सप्लाई कमी है और डॉलर इंडेक्स लगातार नई ऊंचाइयां बनाता जा रहा है। अभी भी 2 दशक से ज़्यादा की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, 108 के ऊपर टिक गया है। और यही वजह है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की बाकी करेंसीज भी लगातार कमज़ोर हो रही है। अगर इस साल की बात करें तो 7.25% तक की गिरावट हम रुपए में आ चुकी है, डॉलर के मुकाबले 2.25% के आसपास की गिरावट महीने भर में रुपए में आ चुकी है। और आज भी हमने देखा कि 79.92 का नया रिकॉर्ड निचला स्तर बना दिया। और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी रुपए में गिरावट और बढ़ सकती है। जी, शुक्रिया विश्वमोहन। तो यहाँ पर कमोडिटीज़ में भी कमज़ोरी की और आशंका है और रुपए में भी कमज़ोरी लगातार बढ़ती हुई ही दिख रही है। अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा विश्वमोहन बता रहे हैं, यहाँ पर इस समय कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है और रुपया भी लगातार वीक होता जा रहा है। शेयर मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए? इस समय मेटल स्टॉक से दूर रहना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक को देखना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन डेवलपमेंट्स को? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह की गिरावट हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजारों में कमोडिटीज में देख रहे हैं और रुपया भी वीक हो रहा है, एक इक्विटी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए? देखिए, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को तो आप ग्लोबली आज कल देखेंगे, कल एक जो US का CPI डेटा आया, वो बहुत बड़ा नेगेटिव था। जो CPI में जून का नंबर आया 9.1%, जो मार्केट एस्टिमेट के 8.6-8.7% के करीब था। तो अभी कुछ ट्रेडर्स जो ग्लोबली है जो बात कर रहे हैं कि 100 बिप्स भी हाइक
जब फेड 26-27 को मिलेगा वो हो सकता है, तो इस कारण से मार्केट में काफी सेंटिमेंट खराब हुआ है पिछले 2 दिनों में। इसके अलावा आज जो जेपी मॉर्गन चेस के नंबर्स भी आए हैं आज ग्लोबली ऑल्सो, तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स वगैरह जहाँ पे है वहां पे थोड़ा सेलिंग देख सकते हैं। कमोडिटीज में ऑब्वियसली चाइना ने कुछ मेजर लिए हैं पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने एडिशनल फंड इन्फ्यूजन भी किया है, और इसके अलावा कुछ सेक्टर जैसे ऑटो और कुछ अदर सेक्टर्स को उसमें कुछ रिबेट्स भी दी हैं, बट इसका अभी तक दिखा नहीं है इसका, यानी कि थोड़ा पुल बैक आता है और उसके बाद वापस से सेलिंग आ रही है राइट नाउ। इंडियन मार्केट में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे सेंटिमेंट लगाया था उसके कारण से काफी सेंटिमेंट खराब हुआ था, और जैसा हमने देखा है कि आज थोड़ा बहुत बाइंग, और ईटी नाउ ने एक न्यूज डिलीवर की थी कि अगर वो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं उस पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर वो हटाती है तो वो काफी अच्छा रहेगा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट वीकनेस पे है। बट ये भूलना नहीं चाहिए कि आज इंडियन मार्केट रिलेटिवली बेटर कर रहा है। आप रुपये की बात कर रहे थे, इंडियन रुपी रिलेटिवली दूसरी करेंसीज के मुकाबले काफी स्ट्रांग रहा है रिलेटिवली। आई थिंक अगेंस्ट डॉलर पहला या दूसरा रहेगा, और फिर गवर्नमेंट ने जो पिछले वीक अनाउंस किए हैं मेजर कि अर्ली दिस वीक कि भाई रुपए को यूज करेंगे फॉर कुछ कंट्रीज के लिए, तो उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आगे जाके लॉन्ग टर्म में और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो इंडियन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बना के रखनी चाहिए। रिजल्ट सीजन है, आईटी में अभी तक नंबर्स इतने कुछ खास नहीं आए, शुरुआत भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई है। एचडीएफसी का नंबर देखने को रहेगा, एचडीएफसी बैंक अभी देगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई और बैंकिंग सेक्टर में नंबर्स पे काफी हमारा व्यू रहेगा राइट नाउ इस वीक में और इस नेक्स्ट कुछ दिनों में। सीमेंट में भी आज जो नंबर आया है, एसीसी का नंबर इतना अच्छा नहीं आया है, बट काफी ज्यादा ये एक आपको ये देखना चाहिए कि हमें H2 की तरफ देखना है, और H2 में अभी जिस हिसाब से मानसून में बढ़त दिखी है राइट नाउ, तो उसका थोड़ा बेनिफिट तो इंडिया में मिलना चाहिए। बट कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो बारिश हुई है काफी कंटिन्यूस बारिश है, तो इसके कारण से कुछ लोगों को, फार्मर्स को वापस से सोइंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक आपको डेटा देखना पड़ेगा। बट बेसिस पे मेरा ये व्यू है कि इंडिया में रूरल फोकस, ऑटो एंसिलरी जो आप बात कर रहे थे, तो कमोडिटीज में नीचे आया, तो राइट नाउ एल्यूमिनियम है, राइट नाउ आज ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, उसको काफी ऑटो एंसिलरी सेक्टर को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो एक ये वो सेक्टर है। सेकंड होटल्स हो गए, जहाँ पे आज भी आप 80 से 90% की बुकिंग चल रही है राइट नाउ ऑफ सीजन होने के बाद भी। तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मार्केट में है राइट नाउ। एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखिए, और ऊपर के लेवल पे काफी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। हमने पिछले 4 दिनों में भी 10 दिन में जो हम रैली देखी थी 20 जून से, उसमें भी कई स्टॉक्स ने 20 से 30% रिटर्न दी है। तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और आगे उसी में आप बने रहिए। यानी मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं यहाँ से, और आपको स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होने की बहुत ज़रूरत है। एसीसी की बात आपने की, यहाँ पर जैसा कि आपने भी कहा नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन देवांग चार्ट्स पर नजर डाल एसीसी के करीब आधा % नीचे जाकर बंद हुआ है। नतीजे तो अच्छे नहीं रहे, हो सकता है कि कल एक झटका भी लगे जब बाजार खुले, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बाइंग ऑन डिप्स एसीसी में देखनी चाहिए? एसीसी की ओवरऑल बात करें, एसीसी का जो चार्ट है कंसोलिडेशन फेज में एक रेंज बाउंड चल रहा है एसीसी। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 2130। इफ अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो फर्दर हमें यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है एसीसी में। जहां तक हम रेजिस्टेंस की बात करें 2190 2195 रेजिस्टेंस जोन है एसीसी के लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल एसीसी के लिए जिनको आपको नज़र में रखना चाहिए। देवांग एक बार ओएनजीसी के चार्ट भी देखिए। जो बात अभी यहाँ पर अभिषेक कह रहे थे कि सरकार की तरफ से खबर आई है कि वो जो विंडफॉल टैक्स उन्होंने लगाया है ऑयल कंपनियों पर, उस पर फिर से विचार कर रही हैं। कल वो बैठक होने वाली है, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। अगर उसको वापस लिया सरकार ने तो जाहिर तौर पर ओएनजीसी जैसे स्टॉक को काफ़ी फायदा होगा। आज एक बड़ा स्पाइक देखा भी, 2% ऊपर बंद हुआ है। क्या कहते हैं चार्ट्स ओएनजीसी के?
जैसे की बात करें तो अभी भी आफ्टर द करेक्शन एक कंसोलिडेशन है, डेफिनेटली आज एक हमने मूव देखा है, बट आई थिंक अभी भी जब तक ये एक रेजिस्टेंस जोन था 132 133 134 लेवल्स, यहाँ पर हमने देखा था प्रीवियस भी एक रेजिस्टेंस जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो जब तक 134 के लेवल के अबाउ नहीं निकल रहा तब अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर सपोर्ट की जहां तक बात करें 121 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ओएनजीसी के लिए। 121 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन 134 के ऊपर न जाए तब तक अवॉइड करें। अभिषेक, ओएनजीसी आरआईएल इन दोनों को ही फायदा होगा अगर सरकार ये फैसला लेती है कि विंडफॉल टैक्स जो लगाया है अभी उसको रिकंसीडर करें, कम करें या वापस ले लें, किसको पिक करेंगे आप दोनों में से? मेरा अगर रहेगा तो रिलायंस पे ज्यादा व्यू पॉजिटिव रहेगा। मेरा ये व्यू है कि रिलायंस, अगर आप ये जो जीआरएम्स देखे हैं पिछले क्वार्टर में वो सस्टेनेबल नहीं है और उनका इस बार नंबर्स में काफी अच्छा नंबर दिखेगा रिलायंस का। यहाँ पर रिलायंस पर पॉजिटिव नज़रिया है और जीआरएम्स चूंकि अच्छे चल ही रहे हैं तो इसलिए उस पर भी फोकस रह सकता है। एक स्टॉक मैं आपसे चाहूँगा देवांग आप चेक करें, वो है टाटा मेटालिक्स का। नतीजे जब आए तब वो बाजार को पसंद नहीं आए, आज काफ़ी ख़राब ट्रेड कर रहा था, 5 से 6% नीचे। उसके बाद मैनेजमेंट हमारे चैनल पर आया, उन्होंने समझाया कि इस नतीजे को कैसे देखना चाहिए। उनको जो है पिछले कुछ समय से इंपोर्ट ड्यूटी जो लगी है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने अपने कुछ प्लांट्स भी शट डाउन किए थे। दिन के आखिरी 1 घंटे में हमने देखा एक शानदार रिकवरी टाटा मेटालिक्स में देखने को मिली है। ये रिकवरी, ये तेजी कल जारी रहेगी, लॉन्ग जाना चाहिए? और टाटा मेटालिक चार्ट की बात करें तो अभी भी ट्रेंड लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट फॉर्मेशन में ओवरऑल जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, बिकॉज एक 750 जोन एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन है ऑलमोस्ट, वहां पर स्टॉक ने आके वहीं पर एक रजिस्ट किया हुआ है, तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। 750 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर सपोर्ट की जहां तक बात करें 680 का एक सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। ओके, तो इसको भी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए टाटा मेटालिक्स को। यहाँ पर 680 का एक सपोर्ट दिखाई देता है। आज हमने देखा एक जोरदार रिकवरी इसमें ज़रूर देखने को मिली थी। एक और स्टॉक अभिषेक आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर आप फॉलो करते हो, बटरफ्लाई गांधीमती का रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे और आज जब बाजार कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक करीब 12 से 15% ऊपर जाकर शायद बंद हुआ है, करीब जोरदार 18%। देखिए काफ़ी अच्छे नतीजे, बाजार को पसंद भी आया। क्या व्यू बनता है स्टॉक पर आपका? देखिए बटरफ्लाई गांधीमती अभी राइट नाउ जो है ये क्रॉम्पटन ने अक्वायर कर लिया है, तो मार्केट में नंबर्स भी अच्छे आए। इसके अलावा क्रॉम्पटन का जो एडवांटेज है राइट नाउ आगे जाके क्रॉम्पटन कंज्यूमर का, वो भी इस कंपनी को मिलेगा। तो मेरा व्यू यही है कि अगर आपको लेके रखना है तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर करके जो स्टॉक है वो आप उस पर मूव कर सकते हैं। बटरफ्लाई गांधीमती की इवेंचुअली ये कंपनी मर्ज हो जाएगी, तो बने रहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2nd टियर 2 टियर 3 टियर सिटीज में काफी अच्छी डिमांड है राइट नाउ इस पे, और बने रहिए। क्रॉम्पटन में जिस हिसाब से अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह भी कम हुए हैं, तो इन सब कंपनीज को इनको बेनिफिट मिलेगा। क्रॉम्पटन, वर्लपूल, इवन वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब कंपनीज को आगे जाके बेनिफिट मिलेगा और Q1 काफी बेहतर होना चाहिए। सो व्यू यही है कि अगर आपको लेना है रिके रखिए, और ये स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। मैं बटरफ्लाई की बजाय क्रॉम्पटन कंज्यूमर जो इस कंपनी का एक्विजिशन कर रही है उसमें ज्यादा व्यू पॉजिटिव रखना पसंद करूंगा। बटरफ्लाई गांधीमती अगर है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन व्यू बेटर जो है वो क्रॉम्पटन कंज्यूमर में होगा क्योंकि उस कंपनी ने एक्वायर किया है बटरफ्लाई को, वहां पर आप बाय कर सकते हैं, वहां बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। हम लोगों ने आईटी की बात अभी की और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है, ग्लोबल मंदी की आशंका दिख रही है, उससे आईटी शेयरों में बिकवाली काफी हद तक हावी हो रही है। स्टॉक की बात करना जरूरी है, वो है टीसीएस, क्योंकि ये आज 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। क्या वजह रही और क्या क्या डिटेल्स हैं, हमारे साथ शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, काफी कमजोरी टीसीएस में देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने 52 वीक के लो को आज टच किया दिन के ट्रेड में, और अगर बात करें मार्केट कैप लॉस की तो लगभग कह सकते हैं 3.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप लॉस हुआ है, और मार्केट कैप अगर ओवरऑल देखें तो 11 लाख करोड़ के नीचे आ गया। ये पहली बार हुआ है मार्च 2021 में। अब आगे देखते हुए देखा जाएगा कि जो पी रेशियो थी लाइफ टाइम हाई से वो है करेक्ट 38 टाइम से करेक्ट होकर 26 टाइम्स की हो गई है, और जो नेगेटिव रिटर्न्स आ रही है लगातार चौथे स्ट्रेट मंथ में जो है
कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि फिर भी भारत की सबसे जो कह सकते हैं सेकंड बेस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है मार्केट कैप के हिसाब से अभी भी टीसीएस है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, जहाँ पे टीसीएस की जो मार्केट कैप में गिरावट आई है, इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर उसको तो देखेंगे तो वो ज़्यादा गिरावट आई है। अगर कंबाइन कर दें मार्केट कैप तीन बड़े दिग्गज आईटी कंपनियों से, एक रहेगा टेक महिंद्रा, दूसरा विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, इन तीनों के मार्केट कैप को अगर मिला दें, उससे ज़्यादा तो टीसीएस का मार्केट कैप का फॉल हुआ है उनके हाई से। और यही जो मार्केट कैप फॉल है, अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल का भी मार्केट कैप जो है इससे कम है। इसके अलावा अगर पीयर्स की एनालिसिस देखें, अब इस साल जो रिटर्न्स गई हैं, तो टीसीएस ने सिर्फ 20% का जो है गिरावट देखने मिला है, लेकिन इन्फोसिस ले लीजिए, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने मिला है। लगभग 24% से लेके 45% तक जो है इस साल इन स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। शुक्रिया शरद। तो गिरावट काफ़ी देखने को मिली है, लेकिन टीसीएस फिर भी कम गिरा है। जितना मार्केट कैप बड़ी तीन कंपनियों का है, उतना तो मार्केट कैप फॉल हो चुका है टीसीएस का। देवांग, 52 वीक लो पर टीसीएस आप लेना पसंद करेंगे? ओवरऑल हम चार्ट पे देखें और चार्ट पे हम टीसीएस एक सपोर्ट ब्रेक किया, इमीडिएट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, तो अभी भी लगता है कि थोड़ा यहाँ से डाउनसाइड इंटैक्ट है, अभी भी स्टॉक में करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे लेवल्स है 2940 2930 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो आई थिंक अभी अवॉइड करना चाहिए आईटी स्टॉक्स को, बिकॉज अभी भी गिरावट लगती है आईटी स्टॉक में। कि अभी और गिरावट बाकी है। 52 वीक लो जरूर इसने टच कर लिया हो, लेकिन गिरावट यहाँ पर और दिखाई दे रही है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए फिलहाल। टीसीएस जो है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हमने देखी है पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए हमारे मेहमानों से ये भी जान लेते हैं कि कल जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, उसमें कौन से शेयर उनके फोकस में रहेंगे। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन में किस पर फोकस होगा आपका? फर्स्ट स्टॉक यहाँ एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हम ओवरऑल चार्ट देखते हैं, काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। यस डेफिनेटली डेज में हमने 3 डेज में गिरावट देखी है, बट स्टॉक ने अपने एक प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ रिज्यूम किया। ऑल्सो यहाँ पे एक हमें बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिला है। तो ब्रिटानिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3686 का, टारगेट है 3882। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा मारुति से। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मारुति का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज आफ्टर एक माइनस डिप हमने आज देखा कि एक अच्छा हमें एक मोमेंटम देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि ये मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है। मारुति खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 8379 का, टारगेट है 8820। ओके, तो 2 बेहतरीन कंपनियां यहाँ पर जहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए। मारुति, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रिटानिया। अभिषेक, आपने जो बात अभी कही थी शो के शुरुआत में कि यहाँ पर गिरती कमोडिटीज़ का फायदा भी ऑटो एंसिलरीज को मिलेगा, उसके अलावा होटल स्टॉक्स भी इस समय फोकस में रह सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे स्टॉक पूछूं फिलहाल कोई कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो शायद एरिया से होंगे। आप कहाँ पर फोकस करेंगे कल? एक तो मैं आप कमोडिटी प्राइस जैसे ऑयल में जिस हिसाब से फॉल आया है राइट नाउ, तो एक मेरे को एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है। एशियन पेंट्स मेरे को लगता है रिजल्ट्स भी ठीक ठाक होने चाहिए, बिकॉज और इसका Q1 भी Q2 भी ठीक ठाक होना चाहिए। और तो एक एशियन पेंट्स पे आप रख सकते हैं। दूसरा, होटल की वजह मैं एक रेस्टोरेंट स्टॉक्स में आपको बताता हूँ, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड करके है। ये कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है, और इसमें मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से ओपन अप 3 हुआ और इन्होंने जो क्लाउड किचन फॉर्मूला लेके आए, उसका इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये 1-2 स्टॉक्स आप रडार पे नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक्स में मेरे को इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों से अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर खबरों की वजह से भी और जिन पर आप बेट कर सकते हैं वो है एशियन पेंट्स। यहाँ पर खरीदारी की सलाह शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म में भी आप फोकस में रख सकते हैं, और साथ ही साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर नजर रखिए। ये स्टॉक आज भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। ये दोनों रिकमेंडेशंस यहाँ पर अभिषेक की तरफ से, बाय कॉल्स दोनों ही। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और अभिषेक, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी को फिलहाल हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।